और फ्यूचर एंड ऑप्शन जो डेरिवेटिव जो सेगमेंट बोलते हैं वो बेसिकली एक हेजिंग टूल है। उसमें आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। कोई भी सिचुएशन में आपका ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। गेम जितना इजी है उतना लगता है उतना है नहीं। और कौन से इन्वेस्टर को इक्विटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए एंड कौन से इन्वेस्टर्स ऐसे जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए? हमारा जीडीपी ग्रोथ जनरली एवरेज 7% रहता है और 6-7% का हमारा इन्फ्लेशन रहता है। तो क्योंकि आपने जैसे बताया लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ होती है वो ग्रीड सेल की जाती है। हेलो एंड वेलकम टू पॉडकास्ट ऑफ signals.in। ये एक रिसर्च एनालिस्ट का मार्केट प्लेस है और यहाँ पर आप इन्हीं एनालिस्ट की स्टॉक मार्केट के रिकमेंडेशन एंड रिसर्च रिपोर्ट के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो आप इन्हीं एनालिस्ट के कोर्सेज एंड वेबिनार्स भी अटेंड कर सकते हो। सो आई एम योर होस्ट माधवी एंड आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर कवन पटेल। सो वेलकम टू द शो सर। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, तो प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे शुरू हुई और आप एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट कैसे बने। तो सबसे पहले माधवी जी थैंक यू आपका और सिग्नल्स का कि आपके पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया आपने। तो मेरे बारे में अगर स्टॉक मार्केट की जर्नी बताऊं तो ऑलमोस्ट 2016 में स्टार्ट हुई थी, जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस में एमबीए फाइनेंस किया था। उसके बाद मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा था। साइमल्टेनियसली मेरे फादर ने मेरा डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ था। तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे उन्होंने एक स्टॉक बाय किया था जो नॉर्मल प्रोसेस रहती है। तो कुछ दिन बाद मैंने वो देखा, मैं ऐसे ही मतलब देख रहा था, फ्री बैठा हुआ था तो देखा कि चलो देखते हैं क्या हुआ वो स्टॉक का। तो वो स्टॉक काफ़ी ऊपर आ चुका था 2-3 महीने। तो फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा वहाँ पे जगह, मैं फिर न्यूज़ चैनल देखता था जो टीवी पे आता था। और फिर उस टाइम पे मेरे पास जो थोड़ी सेविंग थी या पॉकेट मनी थी तो वो मैंने फिर वो धीरे धीरे पूरी डालनी चालू की। और 2016 में वो शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था, जो भी मैं बाय कर रहा था कोई रिसर्च बैक नहीं था, वो ऐसे ही मैं न्यूज़ बेस देख के मेरे को जो अच्छा लगता था उसके हिसाब से लेता था और फिर निकल भी जाता था। तो थोड़ा थोड़ा बनता रहा और टिल नवंबर 2016 जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, तब सबसे बड़ा मेरे शॉकिंग मोमेंट था कि पूरा मेरा कैश पूरा मेरा ऑल इन पोर्टफोलियो में था और पूरा पोर्टफोलियो नीचे था। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब जब मार्केट गिरा था तब मेरे को लगा अभी जो मैं कर रहा हूँ वो ये सफिशिएंट नहीं है। फिर मैं वो टीवी में देखता था कि वो लोग स्क्रीन पे देख के कुछ रेकमेंड करते थे डेटा रीड करके। तो मैंने फिर वहाँ से ढूंढना चालू किया कि ये लोग कैसे रिकमेंड करते हैं। फिर मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट जगा और फिर मैंने पढ़ाई चालू की। हमारे एमबीए फाइनेंस में हमारा सर से बात की तो उन्होंने बताया कि आप NISM के ये सब एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आप ये फील्ड में अगर आपको आगे जाना है। तो फिर मैंने पता नहीं था 1 by 1 बहुत सारी NISM की एग्ज़ाम क्लियर कर दी। फिर मेरे को पता चला कि ये रिसर्च एनालिस्ट का भी एक फील्ड होता है, तो वो नहीं दी थी तो उसकी भी एग्ज़ाम NISM की दी। और फिर सेबी की ऑफिस जो हमारे अहमदाबाद में थी वहाँ पे मैं गया कि मेरे को अगर रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो क्या प्रोसेस रहेगी। तो उन्होंने बताया कि ये सब जो भी क्वालिफ़िकेशन है प्लस ये NISM का सर्टिफिकेट और वो सब जो रहेगा तो वो सब मैंने वहाँ पे वो प्रोसेस की। और 2018 में अगस्त में मेरे को सेबी का लाइसेंस मिला। तब तक 2016 टिल 2018 मेरी लर्निंग प्रोसेस ही रही है, प्लस माइनस। मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की, बहुत सारे कोर्सेज भी अटेंड किए, प्लस ये जो एग्ज़ामिनेशन जो है वो सब क्लियर की। और क्योंकि थोड़ा फाइनेंस बैकग्राउंड था तो वो एक मेरा एज ऑलरेडी था। तब मेरे को पता नहीं था कि मेरे को स्टॉक मार्केट में आना है, क्योंकि तब तक मैं फाइनेंस की जनरल अपॉर्चुनिटीज़ में ही देख रहा था। और फिर क्योंकि दिक्कत वो भी थी कि उस टाइम पे अहमदाबाद पे उतना रिसर्च की अपॉर्चुनिटी नहीं थी जॉब की। तो पहले तो मैं जॉब के लिए ही देख रहा था कि अगर मुझे जॉब मिल जाए रिसर्च एनालिस्ट की। तो वो सब चीज़ें उस टाइम पे मुंबई और पुणे बिजी थी, सब कुछ रिसर्च हाउसेज और वो सब की जॉब अपॉर्चुनिटी भी वही थी। यहाँ पे अहमदाबाद में जो भी था वो सेल्स वाली ही अपॉर्चुनिटीज़ थी कि आप अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या कोई इक्विटी डीलर है तो उनका ट्रेडिंग कॉल वो सब लेते हो, कॉल एंड ट्रेड सर्विस में।
तो वो सभी थी रिसर्च बेस, जो मेरे को लग रहा था कि वहाँ पे एक स्किल है तो एक एज रहेगा, तो वहाँ पे वो नहीं थी, तो मैंने खुद अपना फर्म एस्टेब्लिश किया और फिर इंडिविजुअली मैं 2018 से सेबी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और तब से अभी तक मैं अपने क्लाइंट को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सर्विसेज देता हूँ, रिसर्च सर्विसेज। ओके, काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आपने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया और आज आप सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। तो सर आप ये बताइए कि इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बीच में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है और इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करे कि उसके गोल के लिए क्या बेस्ट है? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि इक्विटी में अगर आप बाय करते हो, इक्विटी लेते हो, तो आप एक बिजनेस का एक पोर्शन आप ओन करते हो, मतलब तो उससे आप जो कंपनी में अर्निंग्स आती है, अर्निंग ग्रोथ आते हैं, तो कंपनी का जितना बिजनेस बढ़ेगा, जितना सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, उस हिसाब से आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और उस हिसाब से आपका प्राइस भी बढ़ेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप अल्टीमेटली एक बिजनेस ओन करते हो या बिजनेस का एक पोर्शन ओन करते हो इक्विटी। और फ्यूचर एंड ऑप्शन जो डेरिवेटिव जो सेगमेंट बोलते हैं, वो बेसिकली एक हेजिंग टूल है फंडामेंटली, जो आपको जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो लोग बड़ा पैसा मैनेज करते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट उनके लिए इनिशियली डिज़ाइन किया गया था कि वो लोग अपना पोर्टफोलियो हेज करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। लेकिन अभी रिटेल जो कम्युनिटी है वो वाइडली यूज़ करती है स्पेकुलेट करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि एज अ जो न्यू कमर है या कोई इन्वेस्टर है या कोई मार्केट में नया रहा है, तो उनमें उनको क्या करना चाहिए, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि उनको ज़्यादा पैसा अपना जो है वो बिगिनिंग में इन्वेस्टिंग में डालना चाहिए। और अगर आपको करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो कि बहुत ही रिस्की सेगमेंट है मार्केट में, उसमें आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है, तो मतलब आप बहुत, अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें, तो बहुत कम कैपिटल से वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। मेजरली आपका कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट में डालिए और फिर वहाँ से देखिए कि आपका कैसे रहता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अगर आप वहाँ पे अच्छा करते हो तो आप थोड़ा कैपिटल वहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल कोई भी सिचुएशन में आपका ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, जो कि जहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी या विनिंग चांसेस ज़्यादा है रिलेटिव टू फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो काफ़ी बहुत स्किलफुल लोगों के लिए भी कुछ टाइम पे वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो गेम जितना इजी है वो उतना लगता है उतना है नहीं। राइट। तो सर आप सिग्नल्स पे फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इक्विटी दोनों के सब्सक्रिप्शन देते हो, राइट? तो मैं जानना चाहूँगी कि उसके पीछे आपकी क्या फिलॉसफी है और कौन से इन्वेस्टर को इक्विटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए एंड कौन से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए? तो जनरली सिग्नल पे मेरा तीनों सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो उसके पीछे अगर वन बाय वन में जाऊँ कि क्या फ़िलोसॉफ़ी है, तो इन्वेस्टमेंट में फ़िलोसॉफ़ी यही है कि वहाँ पे आपको जो लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं उनके लिए जनरली ये प्रोडक्ट रखी हुई है। तो वहाँ पे फ़िलोसॉफ़ी यही है कि आप हमारा गोल ये रहता है कि हम लोग मार्केट बीटिंग रिटर्न कैसे जनरेट कर पाए हमारे सब्सक्राइबर के लिए। तो जो भी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहते हैं, सेक्टर रहते हैं, हम लोग जनरली टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। तो उसमें हम लोग पहले देखते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसा कर रही है। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो फिर कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, और फिर अगर वो सेक्टर हमको मिल गए कि ये 4-5 सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, तो उनमें से कौन कौन से स्टॉक है जो वहाँ पे वेल प्लेस है आगे चलने के लिए और आउट परफॉर्म करने के लिए। तो उस हिसाब से हम लोग स्टॉक सिलेक्ट करते हैं टॉप डाउन अप्रोच से, जिसमें हम लोग मेथड यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस के हिसाब से हम लोग स्टॉक सिलेक्ट करके हमारे क्लाइंट को वहाँ पे आप सिग्नल्स प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लेके वहाँ पे आप देख पाओगे। दूसरा रहा फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब दोनों प्रोडक्ट्स सेपरेट है लेकिन फिलोसॉफी सिमिलर है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं डेरिवेटिव में या फिर मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट जिनको ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट है कि आपको रिसर्च में आपको जो भी टाइम और एनर्जी आपको वहाँ पे सेव होगी। और एक ऑलमोस्ट मेरा 8-9 साल का एक एक्सपीरियंस है ये प्रोडक्ट में, मतलब तो वहाँ से आपको एक कौन से स्टॉक वहाँ पे कौन से डायरेक्शन में मूव होने वाले हैं, और ये प्रोडक्ट के हिसाब से वहाँ पे आपको ट्रेडिंग बेट्स आप लेते हो, तो वहाँ से आप कैसे बेटर कर पाते हो ओवरऑल। वहाँ पे जो फिलोसॉफी ये है कि मार्केट के डिफरेंट
फेजेस में कैसे ट्रेड करना है, वो मेरा एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये किया हुआ है कि कौन से फेज़ में थोड़े ज़्यादा ट्रेड लेने, कौन से फेजेस में स्पीड कम करनी है। तो वो सब का वहाँ पे कोई भी जो यूज़र है या सब्सक्राइबर है वहाँ पे वो चीज़ों का एडवांटेज ले सकता है। उसमें भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस और साथ में डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस के बेस पे हम लोग कौन सा स्टॉक या कौन सा इंडेक्स देना है वो वहाँ पे हम लोग डिसाइड करके वहाँ पे पब्लिश करते हैं। ओके तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि एक इन्वेस्टर को कितना ऑप्टिमल रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज हम आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे भी, कि ऐसा दिखाया जाता है कि लोग रातों रात करोड़पति बन रहे हैं, इतना इन्वेस्ट किया है वो आज इतना हो गया है। तो मतलब ऐसी बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बोथ एक इन्वेस्टर को भी एंड एक ट्रेडर्स को भी कितना मिनिमल और वी कैन से ऑप्टिमल रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो रिटर्न के बारे में अगर बात करें, पहले अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो नॉर्मली हमारा जो मार्केट है, जो अगर इंडाइसिस के बारे में बात करें निफ्टी या सेंसेक्स की, तो उसका अगर लॉन्गर टर्म एवरेज देखें पिछले 25-30 सालों का, तो उसमें 12 से 15% एवरेज रिटर्न बनता है। तो उतना हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म एवरेज में। एग्जैक्टली उतना बनेगा वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम अच्छे टाइम में वो ज़्यादा भी बनता है, पूरे टाइम में कम भी बनता है, लेकिन ये लॉन्गर टर्म एवरेज इतना रहता है। हमारा गोल रहता है कि कैसे उसे बेटर कर पाए, तो हम लोग वो नंबर से होता है उसको उसे बेटर करने का ओवरऑल ट्राई करते हैं कि उसे कैसे बेटर रिटर्न बने हमारे सब्सक्राइबर के लिए। अभी ये रिटर्न आता कहाँ है, कैसे है, जो 12-15% बोला मैंने, तो जनरली उसके दो फार्मूला, एक नॉमिनल जीडीपी जो हम लोग बोलते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। तो हमारा जीडीपी ग्रोथ जनरली एवरेज 7% रहता है और 6-7% का हमारा इन्फ्लेशन रहता है। तो वो अगर दोनों मिलाओगे तो 12 से 15% के बीच में आ जाता है। दूसरा रहता है इक्विटी रिस्क प्रीमियम। तो दूसरे जो भी आप सेविंग स्कीम अगर आप देखो, फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट बॉन्ड या अदर जो भी सेविंग स्कीम है, उससे इक्विटी में आप क्योंकि एक्स्ट्रा रिस्क लेते हो तो उसका एक रिस्क प्रीमियम रहता है। तो उस हिसाब से 5-7% जो आपका सेविंग में बनता है उससे उसमें बेटर बनता है। तो वो रिटर्न 12 से 15, ये दो फार्मूला है जिससे जनरली बनता है। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया की ये ग्रोथ स्टोरी चलती रहेगी, हम लोग 6-7% जीडीपी ग्रोथ और उतना इन्फ्लेशन रहेंगे, तो 12-15% इंडेक्स लेवल पे बनेगा। फिर अगर आप उसको बीट करना चाहते हो तो फिर आप उससे बेटर कौन से, जैसे मैंने बताया हमारी जो अप्रोच है, कौन से सेक्टर कौन से स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, तो उसे आप बीट कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग में जैसे आपने बताया कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें मतलब सर्कुलेट होती है, बहुत सारी चीज़ें ग्रीड सेल करने के हिसाब से भी होती है। तो वो कितना रियल है वो तो उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें रियल नहीं होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ रियल भी करता है तो मैं उसको भी इग्नोर नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि मोस्ट चीज़ें फेक होती है। और क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको ये देखना है कि क्योंकि आप वन टाइम ट्रेड करके बंद नहीं करने वाले हो। अगर आप ट्रेड करते हो तो आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम करोगे, तो आपका फोकस कितना बनेगा उससे ज़्यादा आपका कंसिस्टेंसी पे मेरे ख्याल से होना चाहिए कि आप कितना कंसिस्टेंट हो। जब आप बनाते हो तब कितना बड़ा बनाते हो या कितना ज़्यादा टाइम तक बनाते हो, और जब आपका नहीं बन रहा है तो वो फेज़ में आप कितना कम गंवाते हो या कितना कम ट्रेड करते हो। उस हिसाब से आप फेजेस में आपको कैसे मैनेज करना है वो आपको एज अ ट्रेडर देखना चाहिए, ना कि ओवरनाइट सक्सेस के बारे में। अगर आप बेटर प्रैक्टिसेस करते रहोगे तो एक दिन आएगा ऑफ कोर्स कि आपका पैसा बन जाएगा जो आपका गोल है। लेकिन जो है ना, मेरा ये मानना है कि डे 1 या 1 डे, मतलब पहले दिन से ही आपको वो लेके आओगे तो आप क्योंकि नए हो और ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे ये गेम में है स्किलफुल, तो फिर आपका एज नहीं है वहाँ पे एज ए न्यू कमर। तो डे 1 पे आप अगर एक्सपेक्ट करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा है कि आपका कैपिटल इरोड हो जाएगा या आप लॉस कर दोगे। लेकिन आप 1 डे मतलब आप बेटर प्रैक्टिसेस करते रहो। आप कोई मतलब किसी को जैसे सिग्नल्स पे अगर किसी की सर्विस लेते हो या फिर आप खुद सीख के करते हो, तो वो आप बेटर प्रैक्टिसेस करते जाओगे तो 1 डे आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो मेरा वो सेकंड वाला जो पार्ट है मैं उसमें बिलीव करता हूँ। तो ट्रेडिंग में ये रहेगा मेरे हिसाब से। बिकॉज लोग क्या है कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि इसको इतना मिला है तो मुझे भी मिलना ही चाहिए। बट अगर हम सिग्नल्स जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो एक दिन वी कैन से कि हम भी वो अचीव कर सकते हैं।
डेफिनेटली। तो क्योंकि आपने जैसे बताया लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ होती है वो ग्रीड सेल की जाती है। लोगों को ज़्यादा रिटर्न बनाने के हिसाब से इन्फ्लुएंस किया जाता है, क्योंकि लोगों को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए होता है। वो ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि रातों रात कैसे अमीर बना जाए। तो वो मतलब ड्रग से भी गंदी चीज़ है कि तो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में ये लोग उसका वो चीज़ आपसे ट्रिगर करवाते हैं ग्रीड सेल कर, क्योंकि सेबी का अलाउड भी नहीं है अभी तो कि आप अपना पास परफॉर्मेंस भी आप बता सको या फिर ये गारंटेड रिटर्न, अश्योर्ड रिटर्न बता सको। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप रिस्क मैनेज करते जाओ और आपका पैसा बनता जाएगा और वन डे आपका जो भी गोल है वो अचीव हो जाएगा। सो सर, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंस, राइट, तो आजकल दो ऐसी एक ट्रेंडिंग चीज़ भी है, तो उसमें सबसे पहला है आईपीओ। तो मैं जानना चाहूँगी कि आईपीओ के लिए लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए एंड आईपीओ में इन्वेस्ट करने के क्या रिस्क होते हैं? तो आईपीओ के बारे में बात करूँ तो जो सही स्ट्रेटेजी या जो भी बेटर अप्रोच बोले तो उसमें हम लोग मेरा पर्सनली ये मानना है कि जनरली आईपीओ जो आते हैं वो काफ़ी मार्केट अगर अच्छा होता है और जो कंपनी का आईपीओ आता है वो सेक्टर अच्छा कर रहा होता है, उसी टाइम पे ये लोग आते हैं। तो बहुत ही अच्छे टाइम पे आते हैं और प्राइस पिक्चर टू परफेक्ट प्राइस रखते हैं, काफ़ी अच्छी प्राइस पे वो लोग आते हैं और आपको जनरली देख के माल चिपका के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब वैसा होते हैं, लेकिन प्राइसिंग तो जनरली हायर रहती है। तो उसमें बेटर तरीका ही रहता है कि अगर आपको लग रहा है कि कंपनी अच्छी है, वो सब अच्छा है, तो आप आईपीओ में अप्लाई करें। लेकिन फिर अभी ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम और वो सब चलता है, ठीक है, तो वो देख के अप्लाई तो सब लोग कर ही देते हैं। लेकिन कई लोग उसके बाद वो मान लो कि आईपीओ जो भी प्राइस पे अलर्ट हुआ उसके बाद वो मान लो 100% ऊपर खुला है, तो लोग वो लिस्टिंग के बाद भी लेते हैं। तो वो तो हम लोग क्लियर कट अवॉइड बोलते हैं कि लिस्टिंग के बाद तो आप थोड़ा रुकी जाओ इतने प्रीमियम पे, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग अच्छे प्राइस मतलब सब कुछ चीज़ें वो लोग कंसीडर करके वो लोग आईपीओ प्राइस जो भी प्राइस पे दे रहे हैं आपको वो ऑलरेडी रिलेटिवली हायर है। उसके ऊपर इतना प्रीमियम पे आप लिस्टिंग पे बाय करते हो तो वो तो हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं या अवॉइड करना का बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप 80% आईपीओ देखोगे तो 3-4 क्वार्टर में उसकी अर्निंग ग्रोथ, आप अर्निंग विजिबिलिटी भी आपको मिल जाएगी किस तरह का इसका परफॉर्मेंस रहा है। और बहुत सारे मोस्टली आईपीओ नीचे आपको लिस्टिंग प्राइस के आसपास या उसके भी नीचे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक फोमो जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके चक्कर में कई बार आईपीओ पहले 2-3 महीने काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो मेरा मानना है। तो 100% ऊपर लिस्ट होने के बाद वहाँ से भी मल्टीबैगर हो सकता है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे वो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है या फिर वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं है एंटर होने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग अवॉइड करते हैं। डेफिनेटली लिस्टिंग के टाइम पे आपको लग रहा है कि इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई करो। क्योंकि वहाँ पे भी अभी वो लॉटरी जैसा है, आपको जनरली लगते नहीं है, 10 में से 1 या 2 ही लगते हैं। तो फिर बहुत सारे लोग लिस्टिंग के बाद लेना प्रीफर करते हैं क्योंकि वो मीडिया में भी हाई में खुला होता है। राइट, तो हाई पे हम लोग अवॉइड करते हैं। मेरा सजेशन ये है कि लिस्टिंग के बाद आपको लेना है तो 2-4 क्वार्टर देख लो अर्निंग किस तरह कैसे आती है, उसके बाद आपको काफ़ी बेटर प्राइस पे एंट्री पॉइंट मिल जाती है मोस्ट ऑफ द आईपीओस में। एंड सर, पेनी स्टॉक्स उसमें इन्वेस्ट करना रिस्की होता है या नहीं? रिस्की तो होता है, काफ़ी रिस्की होता है, रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि अगर स्टॉक पेनी मतलब जो 10 रुपये से कम या ये डबल डिजिट में होते हैं, लोअर डबल डिजिट में 10-20 रुपये वाले स्टॉक जो होते हैं उनको जनरली पेनी स्टॉक बोला जाता है। तो उसमें दिक्कत ये रहती है क्योंकि वो प्राइस पे इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टॉक में, क्योंकि उनके फंडामेंटल में काफ़ी दिक्कत है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ पेन पॉइंट है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप टर्न अराउंड प्ले करते हो और टर्न अराउंड जो चीज़ें हैं बिजनेस में वो थोड़ा रिलेटिवली लॉन्गर रूट में होती है, मतलब 2 से 5 साल लग जाते हैं एवरेज टर्न अराउंड करने में बिजनेस। तो मतलब ऊपर से प्राइस नीचे आता है, उसके बाद वो प्राइस वहीं पे रहता है 2-3-4-5 साल, और फिर अगर वो बिज़नेस टर्न अराउंड होता है, फंडामेंटल्स अगर वहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो वहाँ से आपका बड़ा बन भी सकता है। लेकिन आप कुछ बेट ले सकते हो, लेकिन पूरा पेनी स्टॉक में तो मैं नहीं बोलूँगा, अवॉइड ही बोलूँगा क्योंकि वो रिलेटिवली रिस्की है। आप वहाँ पे देखो जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ है, अर्निंग विजिबिलिटी है, जहाँ पे जो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं और वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो आप वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। पेनी स्टॉक में वो जैसे मैंने बताया ना कि वो नेट सक्सेस वाला ही है, वो इन्वेस्टिंग में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो वैसा है।
तो उसमें आप सिलेक्टिवली ले सकते हो, कुछ ना कोई स्टॉक चलते हैं, लेकिन आप जनरलाइज करके नहीं आप एनी स्टॉक ही लेते हो तो वहाँ पे काफ़ी रिस्की है और वो सब स्टॉक्स काफ़ी ऑपरेटेड रहते हैं, तो आपको पता नहीं कि ये चलाने वाला कब मतलब गेम कब रिवर्स हो जाएगी आपको पता नहीं Right. चलेगा। तो मतलब इतना एडवाइजेबल नहीं है अगर हमको नॉलेज नहीं है उसका मैं तो। एडवाइजेबल मैं अवॉइड ही बोलूँगा Okay. स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अभी तो देखो अभी रिसेंट टाइम में इतने सारे आईपीओ, अभी बहुत सारी आपको पास अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि ये लूजिंग गेम ही है ऑलमोस्ट। आप देखोगे तो जितना आप ये गेम ज़्यादा खेलोगे उतना आप लूजिंग ज़्यादा होगे, एक आध में आपका बन जाएगा, लेकिन आप वो फिर लंबे टाइम पे वो खेलोगे तो ओवरऑल फिर रिटर्न आपको देखना है। ओके तो वहाँ पे वो नहीं होता है, क्योंकि अंडरलाइन जो बिजनेस है वो पेन में है। तो हम लोग जनरली भी अगर आपसे कोई पैसा मांगेगा कि नहीं मेरा बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पे नहीं डालोगे, आप जो अच्छा बिजनेस करोगे वहाँ पे ही आप पैसा डालोगे रियल लाइफ में। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम लोग थोड़ा वो ग्रीड हमसे कुछ अलग अलग चीज़ें करवाती है। तो सर आपको एक मैं मेरा ये एग्जांपल बताना चाहूँगी कि रिसेंटली सितंबर 2024 में जब मार्केट रैली कर रहा था तो मैंने भी फोमो में आके फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में इन्वेस्ट कर दिया था, और आपको पता ही है कि अभी मार्केट की क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है, राइट? तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि स्टॉक मार्केट में इमोशनल इन्वेस्टिंग से कैसे बचा जा सकता है? देखिए जो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हो वो अभी बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है और हम भी पूरा तो नहीं बच सके उसमें, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा रिलेटिवली देखते हैं कि कैसे बेटर कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे कॉल्स, जो मार्केट बढ़ रहा था जब 2024 में आप देखोगे तो जून में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके बाद कंटिन्यूस रैली कर रहा था, हर रोज़ मार्केट ऊपर जा रहा था ऑलमोस्ट, और सितंबर तक पीक आउट हुआ। तो हम तो ऑलमोस्ट जून पे भी जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके बाद आप बजट भी देखोगे तो उसमें भी कैपिटल गेन्स टैक्स आए थे, तो थोड़ा हम लोग रिलेटिवली बेरिश तो हो गए थे, क्योंकि ये जो वो बहुत मतलब वन वे रैली चल रही थी और लग रहा था कि ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुके थे, प्लस बजट में हमको साइन मिल चुका था। जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि हम लोग फिस्कल डिफिसिट 4.9 पे लाएंगे नीचे, डिक्रीज करके, तो मतलब वो लोग स्पेंड कम करेंगे। और वो रैली जो ड्रिवन थी मेजरली, वो आप देखोगे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर ही थी। आप इंफ्रा, पावर, ये सिर्फ स्टॉक सब चल रहे थे उस टाइम पे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करने वाली थी, मतलब वहाँ पे ग्रोथ जो आगे आने वाला था वो थोड़ा टेम्पररीली पॉज वहाँ पे आने वाला था, और वो सितंबर तक चला। हमको नहीं पता था कहाँ तक चलेगा, लेकिन हम लोग फिर उस टाइम पे देख रहे थे कि वैल्यूएशन वाइज कौन से स्टॉक अच्छे हैं और जो हमारे जो बहुत चल चुके हैं, तो जिन पे वैल्यूएशन आई है तो उसमें से हम लोग धीरे धीरे एग्जिट करते रहे, और वैल्यूएशन वाइज जो रीजनेबल लग रहे थे उसमें हमने शिफ्ट किया, और कुछ हम लोगों ने कम कर दिए थे, जो हम लोग नंबर ऑफ स्टॉक देते वो कम कर दिया था, ताकि क्लाइंट वो थोड़ा कैश रख सके जब भी मार्केट गिरे तो वहाँ पे वो लोग ऐड कर सके। तो अभी तो वो थोड़ा काफ़ी रीजनेबल हो चुका है, लेकिन सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप रिसर्च पेज रहोगे तो आप अगर गिर भी रहा है तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं ये ऊपर आ सकता है। लेकिन अगर आप रिसर्च पेज नहीं है तो फिर आप क्या है कि सेल्फ डाउट करते रहोगे कि ये मेरे से गलती हो गई है, मुझे इसमें जाना ही नहीं चाहिए पैनिक था। में आ जाओगे या फिर आप कुछ गलत डिसीजन ले लोगे। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये जो स्टॉक लिया है वो ठीक है, मेरे को लग रहा है कि अभी नहीं तो थोड़ा 2-3 महीने बाद चल जाएगा, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट फॉल में भी हो सकता है एक्स्ट्रा थोड़ा। तो थोड़ा अगर आपके पास ग्रेजुअल मनी जो आ रहा है, कई लोग अभी जो सैलरी में से आता है उसमें से सेविंग में डालते हैं, SIP करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें से आप अगर डालते हो तो वो ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको स्टॉक पे कॉन्फिडेंस वो होना चाहिए कि नहीं मेरा वो रिसर्च बैक है, और फिर आप देख लो वहाँ पे जनरली आपको वो होल्ड करने में वो कॉन्फिडेंस रहेगा। आपने विदाउट रिसर्च बैक नहीं है तो फिर आप सेल्फ डाउट करोगे और फिर आप दूसरों का कन्विक्शन ढूंढोगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप रैंडमली करो इन्वेस्टिंग, उससे अच्छा है कि आप रिसर्च बैक करो या फिर कोई प्रोफेशनल थ्रू करो आप। राइट। जैसे मैंने बताया आगे कि ये जो आप बोले कि अनरजिस्टर्ड लोग हैं वो लोग एक तरीके से ग्रीड सेल करते हैं
ताकि जिन लोगों को ओवरनाइट पैसा बनाना है वो लोग ट्रिगर होके उनके साथ जुड़ जाए। वो लोग जैसा आपने बताया कि स्क्रीनशॉट और टेलीग्राम चैनल वो सब उस हिसाब से ही होता है। और फिर वहाँ पे मतलब एज अ आप इन्वेस्टर या यूज़र आपको रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र इसीलिए चूज़ करना चाहिए क्योंकि जैसे हम लोगों ने सेबी से रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो लोग भी हमको एक लायबिलिटी रहती है कि हमको सर्टेन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और हम लोग कुछ गलत प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। वो लोग हमारा एवरी टाइम इंटरवल पे ये लोग हमारा चेक्स एंड बैलेंसेस करते हैं कि आप लोग गलत प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो। कंप्लेन भी कर सकते हो अगर हमने कुछ गलत किया है तो, लेकिन अनरजिस्टर्ड में वो सब चीज़ें आपके साथ नहीं रहती है और वो बैकएंड पे क्या गलत गेम चल रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। पंप एंड डंप जो प्रैक्टिसेस होती है तो कई सारे जो ऑपरेटर लोग ये लोग फिन इन्फ्लुएंसर को जिनका पॉपुलर है उन लोगों को वो लोग बोलते हैं कि आप ये स्टॉक चलाओ, वो सब चांसेस हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होता है क्योंकि मेरे पास कुछ एविडेंस नहीं, लेकिन ये सब आप गलत गेम चल रहे हो आपको पता नहीं। इसमें आप अगर कुछ गलत होता है तो आप सेबी के पास भी जा सकते हो। और जो सेबी रजिस्टर्ड लोग हैं वो लोग एक सेबी को हमने सर्टेन चीज़ें सेबी ने हमसे ली हुई कि आप ये चीज़ इसी फ्रेम के अंदर ही आप प्रैक्टिसेस कर सकते हो, इसी रेगुलेशन के अंदर ही आप कर सकते हो। तो हम लोगों को रेगुलेशन के अंदर रह के ही हम लोग एडवाइस देते हैं और हमारे जो ट्रेडर या इन्वेस्टर जो है उनको हम लोग गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो आपके पास एक मतलब जो ट्रस्ट का इश्यू है वो थोड़ा आपका इसमें ज़्यादा रहेगा और आपका क्योंकि आप हार्ड अर्न मनी अपना डाल रहे हो तो फिर वहाँ पे आप ये सब चीज़ों पे आपको ज़रूरी है कि ये सभी रजिस्टर्ड लोगों को ही आप चूज़ करो, ना कि आपकी जो ग्रीड है उससे ट्रिगर हो के आप डिसीजन लो और आपके हार्ड अर्न मनी जो है वो पूरे वाइप आउट हो जाए तो फिर दिक्कत रहती है। इसीलिए मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र को ही कंसल्ट करें अगर करें तो, या फिर खुद इतना आप स्किलफुल हो जाए कि आप खुद से कर सकें। ओके तो सर ये तो बात हो गई इन्वेस्टर की जो ऑलरेडी मार्केट में है। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो नए इन्वेस्टर हैं जो नए मार्केट में आना चाहते हैं या फिर तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे या फिर उनकी कैसी एक गलत फहमी है जो उनके माइंड में हो सकती है, ये आप मेरे व्यूअर्स को बताइए। देखिए जो लोग नई है अभी मार्केट में जो आना चाहते हैं तो उनको तो मैं यही बोलूँगा कि क्योंकि जो लोग बाहर है उनके लिए ऑप्शन बहुत सारे, इक्विटी मार्केट है यानी कि स्टॉक मार्केट है और फिर दूसरे एसेट क्लास अगर हम लोग देखें गोल्ड है, सेविंग स्कीम है, रियल एस्टेट है, तो वो सब एसेट क्लास जो भी देखे जितने भी अवेलेबल है तो उसमें आप हिस्टोरिकली आप देखोगे तो इक्विटी ने बाकी एसेट क्लास को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो वही एक सिंगल मोस्ट रीज़न रहेगा कि आप दूसरे एसेट क्लास से अगर इक्विटी को कंपेयर करें लॉन्गर टर्म में, कुछ फेजेस में दूसरे एसेट क्लास अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आप लंबा टाइम लेते हो तो इक्विटी ने काफ़ी अच्छे मार्जिन से बाकी एसेट क्लास को बीट किया हुआ है। और इसमें आप छोटी अमाउंट से भी कर सकते हो कंपेयर टू अगर आप रियल एस्टेट हो उसमें देखो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। अभी इक्विटी में तो म्यूचुअल फंड वालों ने भी नया लाया, काफ़ी 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो और अगर आप डायरेक्टली करते हो तो भी ऑप्शन है कि आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टिंग में। तो इसीलिए इक्विटी करना चाहिए क्योंकि आपको रिलेटिवली बेटर रिटर्न मिलेंगे और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलेंगे। अगर आप सेविंग में डालोगे तो इन्फ्लेशन बीटिंग नहीं होंगे, जनरली सेविंग में जितना बनता है वो इन्फ्लेशन प्लस माइनस उतना ही रहता है। तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न लॉन्गर टर्म में बनाने हैं तो आप इक्विटी चूज़ कर सकते हो। और गलत फहमी के बारे में अगर बात करें तो जनरली गलत फहमी ये रहती है कि अगर मार्केट गिर जाएगा, अगर पैसा वो फियर रहता है क्योंकि मार्केट गेम ही है, फियर और ग्रीड के बीच में ही आपको अपने आप को हैंडल करना रहता है। तो आइदर फियर के साइड पे देखें तो कई लोगों को रहता है कि मैंने डाला और पूरा पैसा चला गया, तो आप डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखिए। पोर्टफोलियो खुद बनाते हो तो डाइवर्सिफाई रखिए और म्यूचुअल फंड और वो सब जो भी बाकी जो ऑप्शन है इक्विटी वो तो डाइवर्सिफाई ही होते हैं, लेकिन आप डाइवर्सिफाई अप्रोच रखें और अच्छी कंपनीज में डालें तो वहाँ पे आपका ओवरऑल लॉन्गर टर्म व्यू रखें तो पैसा बनने के चांसेस आपके
काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन आप शॉर्ट टर्म अप्रोच रखोगे तो उसमें कुछ भी हो सकता है, वो थोड़ा कैसीनो जैसा हो जाएगा, आप गैम्बलिंग करते हो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखते हो, दूसरे एसेट क्लास में भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो 1 साल के बाद ही उसमें जो भी मिलेगा आपको मिलेगा। अगर आपने एफडी की है या आपने कोई गवर्नमेंट के कोई सेविंग स्कीम में डाला है तो वो सब ईयरली बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पे भी आप 1 साल से ऊपर का होराइजन रखो, बेटर है कि आप 3 से 5 साल का रखो, उस हिसाब से पैसा डालो और फिर वहाँ पे देखो क्या पिक्चर बनता है। और अगर आपको लग रहा है कि गिर सकता है तो अभी डिफरेंट अप्रोच है, आप स्टैगर्ड वे में डाल सकते हो, SIP कर सकते हो, जो आप, क्योंकि सभी लोगों के पास डे 1 से पूरा पैसा होता नहीं। कई लोग जो न्यू कमर्स होते हैं या जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया होता है तो उनका जस्ट अर्निंग बिगिनिंग हुआ होता है, तो थोड़ी थोड़ी करके सेविंग जो उनकी होती है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डालेंगे। तो आप जो भी आपकी सेविंग आप इक्विटी मार्केट में 2 से 5 साल के बीच में आपको ज़रूर नहीं है, वो पैसा आप उसमें डालते जाओ और फिर एक पॉइंट पे आपका थोड़ा साइजेबल अमाउंट बनेगा, फिर मार्केट वहाँ से बढ़ेगा तो आपको मतलब ज़्यादा मज़ा आएगा, ना कि अगर आपने थोड़ा पैसा ही डाला और डे 1 से आप रिटर्न एक्सपेक्ट करो। क्योंकि एज अ न्यू कमर आपने शुरुआत में तो बहुत कम पैसा डालोगे, क्योंकि आपकी जर्नी में ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप पैसा डालते जाओगे तो लास्ट में आप जब सब मनी आपने अंदर डाल दी उसके बाद बड़ा मुँह आए तो आपकी बड़ी वेल्थ बनेगी, ना कि डे 1 से आपने थोड़ा पैसा डाला हुआ है और वहाँ से आप एक्सपेक्ट करो। तो गलत फहमियाँ तो काफ़ी है, लेकिन सबसे बड़ा फियर ये रहता है दूसरे एसेट क्लास की, ये गिर भी जाता है। दूसरे एसेट क्लास में भले मतलब प्राइस गिरते नहीं लेकिन लिक्विडिटी नहीं रहती है रियल एस्टेट में अगर आप देखो, लेकिन यहाँ पे ये गिरने का दिक्कत बहुत रहता है और टाइम करने की बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कि नहीं अभी गिरता है तो अभी और गिरने दो, बढ़ता है तो अभी गिरने का वेट करो। तो मार्केट ट्रेंड में चलते हैं तो वो ट्रेंड कहाँ तक चलेंगे वो पता नहीं, लेकिन आप अगर टाइमिंग करने से अच्छा है मार्केट में ज़्यादा टाइम गुजारोगे तो ओवरऑल आपका ज़्यादा पैसा बनेगा। ओके, तो सर इस टॉपिक पे मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सेबी के रिपोर्ट के अनुसार लास्ट 3 ईयर में 93% लोगों ने अपना पैसा F&O में गंवाया है। तो उन लोगों को अगर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी, इन्वेस्टिंग की जर्नी रीस्टार्ट करनी है तो आप उनको क्या सजेशन दोगे? देखिए, मैंने इसलिए शुरुआत में बताया था कि ट्रेडिंग रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है, इसीलिए आपका जो ज़्यादातर पैसा है वो इन्वेस्टिंग में इसीलिए रखना चाहिए या शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए। और अगर आपको ट्रेडिंग करने का पैशन है तो आप, मैंने जैसे बताया कि आप थोड़े कैपिटल से, बहुत थोड़े कैपिटल से शुरू कर सकते हो और फिर आपको वहाँ पे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहता है, आप अगर वो 7% कैटेगरी में आते हो, कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे अगर आप बिलोंग करते हो, वहाँ वो उतना आप स्किलफुल हो तो फिर आप वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप ज़्यादा वेटेज इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं वो बोलूँगा कि आपका ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टिंग में होना चाहिए। और जो लोग ने आपने बताया कि लॉस कर चुके हैं और उनको वापस ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, तो मेरा तो जनरली सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको ट्रेडिंग में बेस्ट करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, मेरा ऑलमोस्ट 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया उसमें ये प्रोडक्ट को हैंडल करते हुए, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको न्यूट्रल माइंड से ही आना पड़े। आप ऐसा सोचोगे कि लॉस रिकवरी में आप आओगे तो बैगेज आपसे, मतलब वो डिसीज़न ऐसे ले, साइकोलॉजिकली ऐसा डिसीज़न ले दिलवाएगा, आप एग्रेसिव बेट्स लोगे जिससे आपके ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो आपको न्यूट्रल माइंड से, वो आप जो पास का है वो जीरो करके ही, मतलब आपको न्यू बिगिनिंग कर रहे हो वैसे ही आपको आना पड़ेगा। आप ये कर सकते हो कि जो वहाँ पे जो गलती की है वो नोट डाउन कर दो, वो रिपीट ना हो, क्योंकि आप दिमाग में रखोगे तो नहीं होगा, वो आप नोट डाउन रखोगे तो आपके सामने रहेगा एग्जिस्टेंस में, वो आपको रिकॉल करते रहेगा कि ये मेरे को नहीं करना है। और आप किसी को कंसल्ट भी कर सकते हो, हम लोग भी करते हैं, तो वो भी एक अप्रोच रहेगा। लेकिन मेरा बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि आप, अगर आपने ऑलरेडी लॉस कर चुका है तो आप रिकवरी के चक्कर में अगर आप वो माइंडसेट से आओगे तो आप बेटर नहीं कर पाओगे, वो मेरा श्योर शॉट है, मेरे को ये वो लगता है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल माइंड से आते हो कि अभी जो हो गया है वो गया, अभी मेरे को गलतियाँ से मैं सीखा भी हूँ और अभी मेरे को पता है क्या करना है, तो बेस्ट प्रैक्टिस में डे बाय डे करता जाऊँगा, रिस्क मैनेजमेंट करता जाऊँगा, तो वहाँ से आपके चांसेस है बनने के। ओके, तो सर हमारे गुजराती में एक कहावत है, भाव भगवान है, तो आपके हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा इम्पोर्टન્ટ है या टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा इम्पोर्टન્ટ है? तो भाव भगवान એટલે હું પણ ગુજરાતી જ છું,
તો ડેફિનેટલી બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આમ જુઓ તો हिंदीમાં આવી जाऊँ पाછો दोनों इम्पोर्टेंट है टेक्निकल और फंडामेंटल, लेकिन मेरा पर्सनली मैं क्योंकि प्रैक्टिस टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, फंडामेंटल्स देखते हैं, लेकिन जो भी हम लोग रेकमेंड देते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस पे देते हैं। और टेक्निकल इसीलिए ज़रूरी है एज उसमें इसीलिए जैसा आपने बताया भाव भगवान है, तो प्राइस को अगर आप फॉलो करते जाओगे तो फंडामेंटल बहुत सारे फैक्टर इन ऑलरेडी हो जाते हैं। जैसे अभी क्वार्टरली अर्निंग चल रहे हैं तो आप देखोगे कि जो भी कंपनीज के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं तो उसके स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई पे आपको दिखेंगे जब रिजल्ट पब्लिश होते हैं। तो प्राइस ऑलरेडी वहाँ तक उससे पहले ही रिजल्ट से पहले ही अच्छे रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में ऊपर चले जाते हैं। अगर किसी का रिजल्ट बुरा आने वाला है तो स्टॉक ऑलरेडी भी आपको 52 वीक लो पे या ऑल टाइम लो पे मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आएंगे उसके बाद मूव होगा, उससे पहले गेम ऑलरेडी हो चुकी होती। तो आप टेक्निकल प्रैक्टिस करोगे तो वो आप जो डायरेक्शन में जा रहा है वो आप फॉलो कर पाओगे और अर्ली कैच कर पाओगे। आपको पता नहीं होता है कि ये रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वो रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में वो डायरेक्शन जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो लोग उस डायरेक्शन में स्टॉक को ले जाते हैं। तो वो टेक्निकल एनालिसिस से आप वो बेटर एंट्री पॉइंट आप एंटर कर पाओगे और काफ़ी अर्ली आप एंटर कर पाओगे मेरे हिसाब से, क्योंकि फंडामेंटली बहुत सारी चीज़ें आपको जब पता चलती है तो प्राइस काफ़ी अच्छे हो चुके होते हैं। तो आपको अच्छे प्राइस चाहिए तो फंडामेंटल शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर वो प्राइस उस हिसाब से बढ़ रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं इसमें कुछ अच्छा आने वाला है। क्या आने वाला है आपको नहीं पता, लेकिन आप वो प्राइस फॉलो करते जाते हो तो आपको अच्छे रिटर्न बनाने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा रहते हो। तो क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा हिसाब से टेक्निकल ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअली देखोगे तो दोनों ही ज़रूरी है। ખરેખર સાચે જ આ પોઈન્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને લોકોને સાચે બહુ આનાથી જાણવા મળશે. સો दिस वॉज अ रियली इन्फॉर्मेटिव पॉइंट, राइट? सो लास्टली मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इस साल के मार्केट के बारे में आपका क्या आउटलुक है, बिकॉज आप जानते हैं ऑलरेडी मार्केट बहुत गिर चुका है, तो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो जैसे आपने बताया कि मार्केट बहुत गिर चुका है, तो जो 2025 के बिगिनिंग पे ही हमारा थोड़ा आउटलुक हमारा थोड़ा उतना बुलिश नहीं था जितना पिछले 1-2 साल में जितना मार्केट में रैली कर चुके हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन काफ़ी म्यूटेड था, क्योंकि अभी जो करंटली क्वार्टरली अर्निंग भी आ रहा है वो भी उतने अच्छे नहीं आ रहे, और आगे फिर वो कब तक वो अर्निंग ग्रोथ वापस आएंगे वो अभी थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग वापस आती है नहीं आती है वो सब देखना पड़ेगा, लेकिन अर्निंग थोड़ा 1-2 क्वार्टर अभी अच्छे नहीं आ रहे, तो हम लोग थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखा है तो उस हिसाब से। लेकिन अभी जिस तरह से अभी जो पहले मंथ में ही गिरावट आ चुकी है तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ गिरावट हो चुकी है। अगर सेगमेंट वाइज देखें तो लार्ज कैप अभी मेरे को नहीं लगता यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट होगी, और वो रिलेटिवली बेटर करेंगे क्योंकि जीडीपी ग्रोथ अभी हमारा थोड़ा काफ़ी कम हो चुका है। तो उसमें जो बिगर प्लेयर होते हैं वो मार्केट शेयर गेन करके वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। छोटी मिड और स्मॉल कैप कंपनी में हमने रैली काफ़ी अच्छी देख चुकी, तो मिड और स्मॉल में काफ़ी गिरावट हो सकती है, वो मना नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन लार्ज कैप में मेरा व्यू ये रहेगा कि यहाँ से काफ़ी रीजनेबल रिटर्न बनेंगे। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप आउटलुक थोड़ा लंबा कर दो, 2 साल के होराइजन से इन्वेस्ट करो, ताकि ये साल अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट तो ऑलरेडी शुरू हो ही चुका है, अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है तो आपका ऐसा ना हो कि 1 साल का ही होराइजन हो और वहाँ पे आपका रिटर्न उतना एक्सपेक्टेशन इसके हिसाब से ना बने, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो डेफिनेटली लोअर है ही, लेकिन मेरे को तो फिर भी लग रहा है कि डबल डिजिट रिटर्न बन सकते हैं अभी जो इस गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो लेकिन आप अगर 2 साल का होराइजन से रखोगे तो आप बेटर रहेगा, और फोकस ये रहेगा कि आप लार्ज कैप पे फोकस ज़्यादा करो रादर देन मिड और स्मॉल, क्योंकि वहाँ पे वो रैली काफ़ी हो चुकी है। अभी अर्निंग ग्रोथ वहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक में मिस ऑलरेडी आ रहा है, कुछ स्टॉक में अभी भी मोमेंटम चालू है, लेकिन वहाँ पे भी प्लस माइनस आगे 1-2 क्वार्टर में शायद अर्निंग्स ग्रोथ कम होना चालू हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पे पेन पॉइंट ज़्यादा रहेंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लार्ज कैप पे फोकस रखो और थोड़ा होराइजन लंबा कर दो। एग्जैक्टली, आई थिंक मेरे व्यूअर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी एडवाइस है, जो ये सोचते हैं कि मार्केट डाउन है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे या फिर इसमें हमें नहीं जाना चाहिए।
तो उसके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है। तो सर हम अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करना चाहेंगे जो कि हम सभी एडवाइजर एंड मेंटर्स के साथ करते हैं पॉडकास्ट में। सो आर यू रेडी? ओके जी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ योर फेवरेट इंडेक्स टू ट्रैक? फेवरेट इंडेक्स अभी तो निफ्टी है क्योंकि उसमें वीकली एक्सपायरी बाकी सब में चली गई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ योर फेवरेट सेक्टर? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि वो थोड़ा उसमें एज क्रिएट करना थोड़ा इजी रहता है, तो वो थोड़ा फेवरेट सेक्टर रहेगा। ओके, आर यू मोर ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट और अ फंडामेंटल एनालिस्ट एट हार्ट? टेक्निकल एनालिस्ट। Okay, next question is what's your favorite book on investing or finance? engine that moves market, तो Oh. रिसेंटली मैंने पढ़ी थी, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी डिसरप्शन कैसे होता है तो उससे आपको विनर से अच्छा लूजर्स कौन है वो पता चल जाता है, और काफ़ी बढ़िया सभी सेक्टर के बारे में उसमें बताया गया जो रिसेंटली मैंने पढ़ी है, तो वो मैं सजेस्ट भी करूँगा कि सभी लोग पढ़े। Right. Okay. Next question is what's the first thing you do every morning before diving into the stock market? जो भी मेरी प्रिपरेशन है मार्केट के पहले जो करता हूँ वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आज मेरे कौन से लिस्ट ट्रेडिंग आइडिया में कौन से लिस्ट है, इन्वेस्टमेंट में कहाँ पे वॉच लिस्ट मेरे प्रिपरेशन का एक बार रिवीजन जैसा रहता है जो मैंने पिछले दिन की हुई होती है, तो वो मेरा थोड़ा प्रिपरेशन एक रहता है कि आज किस डायरेक्शन में मेरे को जाना है। Right. Okay. And last question is what do you enjoy doing in your free time when you are not analyzing stocks? फ्री टाइम आई लव स्लीपिंग बेसिकली, तो मैं आराम करना ही प्रीफर करूँगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। Exactly. All right, sir. सो आई होप कि सभी व्यूअर्स के लिए आपकी जो जितनी भी एडवाइस गाइडेंस आपने दिया बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, एंड जितने भी यूज़र्स हैं सिग्नल्स के सभी वो आपको सिग्नल्स पे आपका गाइडेंस एंड मेंटरशिप लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन पॉडकास्ट, और सिग्नल्स का भी थैंक यू सो मच।